ये भाग द्वितीय की समस्त छात्रों को नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमेरिका के संविधान पढ़ रहे थे। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत कल हम लोगों ने पढ़ा था, पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अमेरिका की पृष्ठभूमि यानी अमेरिका की इंट्रोडक्शन, परिचय। आज हम पढ़ेंगे उसके संविधान की विशेषताएं। हम विशेषताओं के अंतर्गत पहला हम भाग पढ़ते हैं प्रलेख के रूप में अमेरिकी संविधान। प्रलेख यानी आलेख के रूप में। तो पहला इसमें विशेषता है लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान जगत का सबसे पहला लिखित संविधान है। इसमें परंपराओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। फिर दूसरा है संक्षिप्त संविधान। संविधान में प्रशासन की केवल मुख्य बातें ही बताई गई हैं। विवरण की बातें परंपरा या प्रशासनिक प्रथाओं पर आधारित के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लेकिन ये इतना संक्षिप्त है कि इसके कारण क्या है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप हो गई हैं जिससे कि यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं हो रही हैं। जैसे पहला है कि कानूनों व परंपराओं से ही उसका स्वरूप निर्धारित होता है, जो भी वहाँ पर परंपराएं हैं। दूसरा आता है संविधान में बहुत सी आवश्यक बातों की व्यवस्था के विषय में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। जैसे शिक्षा है, बैंक है, बजट निर्माण है, कृषि है, इनके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया। तो इससे क्या हुआ कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? पहली बात तो हो गई कि जब बहुत सारे विषयों पर जब यहाँ इसमें चर्चा नहीं की गई है, व्यवस्था नहीं दी गई है, तो एक परंपरा डेवलप हो गई कि सदा महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे न्यायपालिका का वर्चस्व बढ़ गया है, महत्व बढ़ गया है। दूसरा, अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत विकसित हो गया। इसके अनुसार क्या होता है, संविधान की व्यवस्था से छूटी हुई शक्तियाँ सारी किसको मिल गई? केंद्र को अथवा राज्य को दी जानी चाहिए, जिससे पूर्व में शक्तियाँ किसमें निहित थीं उसके आधार पर निर्धारित कर दी जाती हैं। तीसरी परंपरा डेवलप हुई लूट प्रणाली, क्योंकि इसमें संविधान मौन है कि संघ के अधिकारियों की नौकरी से किन दशाओं में हटाया जा सकता है। इसका लाभ उठाते हुए राष्ट्रपतियों ने अपने मित्रों को अपने विवेक से काम लिया और उन्होंने नए निर्वाचन में नए राष्ट्रपति को अपने व्यक्तियों की नौकरी देता था। राष्ट्रपति अपने व्यक्ति को नौकरी देता और दूसरा राष्ट्रपति आता तो दो है उनको हटा देता और दूसरे अपने लोगों को लगाता। लेकिन इस व्यवस्था को हटाने के लिए वहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई, जिससे कि उन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति से हटकर किसके पास आ गई? लोक सेवा आयोग के पास आ गई। फिर है ये निर्मित संविधान। क्योंकि इसको संविधान निर्मित इसलिए है क्योंकि इसको एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया था। फिलाडेल्फिया में हैमिल्टन और मेडिसन के प्रयत्नों से इसे निर्मित किया गया था और इसका आंशिक रूप से निर्मित है और आंशिक रूप से ये विकसित है। अब देखते हैं अचल संविधान यानी कठोर संविधान। कठोर संविधान जिसमें संविधान में परिवर्तन करने की संशोधन के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अर्थात यहाँ पर साधारण विधेयक और संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक में दोनों के पारित करने की प्रक्रिया अलग अलग है। अर्थात यहाँ पर संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात दोनों सदनों का दो तिहाई अलग अलग आवश्यक है, तभी जाकर संशोधन हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने देखा आलेख के रूप में यानी संविधान के रूप में। अब हम देखते हैं राजनीतिक प्रणाली के रूप में। राजनीतिक प्रणाली के रूप में जो उसकी विशेषता है वो है जनता का अपना संविधान। जनता का अपने संविधान जो है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है तथा जनता उसे स्वीकार करती है। 3 बातें हैं वहाँ पर। जैसे उसका निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर हुआ है कि जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। वो आत्मनिर्णय जनता को प्राप्त है, इसीलिए उसको कहा जाता है जनता का अपना संविधान। दूसरी बात इसमें कहा गया कि उसमें प्रभुता देश की जनता में निहित है, यानी समस्त शक्ति कहाँ पर निहित है? अंतिम जनता में निहित है। जनता में ही देश का शासन के ढांचे को निर्धारित किया है तथा वही लोकतंत्रात्मक ढंग से निर्णय करती है कि उसके प्रशासक कौन होंगे। जैसे कि अभी चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, तो वहाँ पर जनता ही निश्चित करती है कि उसका शासक कौन होगा। तीसरी बात आती है इसमें, जनता जब यह देखे कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है तो वह उसे बदल देती है। तो साधारणतः सरकार बदलने का कार्य जनता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाली सरकार को
पुनः निर्वाचित ना करके पुनः निर्वाचित ना कर सकती हैं। और यदि वैध ढंग से अवांछनीय सरकार को बदलना असंभव हो तो वह ऐसी सरकार को सार्वजनिक विद्रोह द्वारा भी बदल सकती है। यानी वह शक्ति का दुरुपयोग करे तो वह चुनाव में उसको परास्त कर सकती है और उसको सरकार को बदल सकती है। फिर भी संभव ना हो तो वह वहाँ पर सार्वजनिक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है अध्यक्षीय का प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। अध्यक्ष का प्रतिनिध्यात्मक यानी वहाँ पर अध्यक्षत्व शासन व्यवस्था है, लेकिन वो प्रतिनिध्यात्मक है, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें जनता अपनी राज सत्ता का प्रयोग स्वयं न करके अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। सीमित रूप में अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रतिनिध्यात्मक शासन दो प्रकार का होता है, एक तो संसदीय होता है और दूसरा होता है अध्यक्षीय। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र पाया जाता है, जिसमें अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। अमेरिका में कार्यपालिका एकल है, द्वैध नहीं है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्थाओं में तो द्वैध होती है, एक तो नाममात्र होती है, एक वास्तविक होती है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं में कैसी होती है? एकल होती है। कांग्रेस कार्यपालिका पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करती है और ना ही कार्यपालिका कांग्रेस का मार्गनिर्देशन करती है। कांग्रेस के विश्वास का कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली। फिर आता है संघीय स्वरूप है। यहाँ पर संघीय स्वरूप क्या है? अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है और यहाँ पर ये संविधान की सर्वोच्चता हो, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का वितरण हो तथा न्यायपालिका को अन्य अंगों से उच्चतर स्थान प्राप्त हो। व्यवस्थापिका के उच्च सदन में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यानी वहाँ पर उच्च सदन सीनेट है, सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। और संविधान में संशोधन करने के लिए समस्त इकाइयों को, राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। ठीक है। फिर अब हम देखते हैं शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। यहाँ पर तीनों अंग जो है अलग अलग कार्य करते हैं, जिसमें जैसे कि व्यवस्थापिका कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका कानून क्रियान्वित करना है, न्यायपालिका का काम न्याय करना है या लागू करना है। तो इस प्रकार ये तीनों विभाग जो है अलग अलग कार्य करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। और लेकिन ये तीनों जो विभाग हैं वो अलग अलग करते हुए कहीं अलग अलग दिशा में ना पहुंच जाए। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि इस प्रकार ऐसा ना हो कि अलग अलग मार्गों इनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अलग अलग मार्ग में चले जाएं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि एक दूसरे सिद्धांत की नियुक्ति कर दी कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करे, कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर नियंत्रण करे और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण के ऊपर न्यायपालिका का नियंत्रण हो। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि एक सिद्धांत का डेवलपमेंट हो गया। वो क्या हुआ? नियंत्रण एवं संतुलन। नियंत्रण एवं संतुलन शक्ति पृथक्करण को एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए ये क्या कहलाता है? शासन की शक्ति का पृथक्करण इतना अधिक भी ना हो कि तीनों अंग असंबद्ध हो जाएं और संवैधानिक अवरोध के कारण शासन कार्य कठिन हो जाए। इसके लिए नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था रखी गई। तो ये तो हमने देखा इसके नियंत्रण एवं संतुलन। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत अधिकार पत्र के रूप में। अधिकार पत्र के रूप में पहला है व्यक्ति के अधिकारों पर आघात का निषेध। अर्थात यहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों पर आघात का निषेध का मतलब है कि संविधान के अनुसार संघीय सरकार व्यक्ति के हैबियस कार्पस यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगा सकती, यानी कोई भी व्यवस्था के अंतर्गत। फिर दूसरी बात आती है कि संघीय सरकार की ओर से सम्मान की उपाधियों का वितरण निषिद्ध है, क्योंकि ऐसा करने से समानता के अधिकार का प्रयोग का हनन होता है। इसलिए सरकार के द्वारा कोई भी उपाधि उत्पन्न या सम्मान नहीं दिया जाता। फिर आता है संघीय सरकार भाषण, प्रेस व धर्म की स्वतंत्रता पर आघात नहीं कर सकती। राज्य दास प्रथा जारी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, यानी दास प्रथा को लागू नहीं कर सकते। राज्य द्वारा जाति व रंग के आधार पर व्यक्ति को नागरिक अधिकारों और मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी उसको मतदान का
स्वतंत्र अधिकार है। फिर आता है इसके अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ पर निषेधात्मक है। निषेधात्मक किस प्रकार से कि अमेरिका के संविधान में अधिकारों की व्यवस्था का दृष्टिकोण साम्यवादी ना होकर व्यक्तिवादी है। वहाँ व्यक्ति के अधिकारों पर राज्य की ओर से कोई आघात ना हो न पाए इसकी व्यवस्था की गई है। और उसका रूप कैसा है? स्वीकारात्मक नहीं है, निषेधात्मक है। निषेधात्मक का अर्थ क्या है कि राज्य कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि व्यक्ति के मूल अधिकारों पर आघात होता हो। जबकि हम दूसरे देशों की देखें हम तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कहते हैं कि अब राज्य ऐसा कार्य करे जिससे कि उसके अधिकारों की रक्षा हो। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ निषेधात्मक है? तो निषेधात्मक मतलब कि राज्य ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि उसके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता हो। धन्यवाद।